सभी को दिखाई दे रहा होगा। और हम आज जो संधि पढ़ने जा रहे हैं तो जसत्व संधि पढ़ेंगे। जसत्व संधि पढ़ने से पूर्व हमने कल ष्टुत्व संधि को देखा। उसमें स दंत शकार या तवर्ग हो, उसके बाद में अगर मूर्धन्य शकार या टवर्ग हो जाता है तो वहां पर ष्टुत्व होता है। उसके हमने अपवाद भी देखे, जैसे उदाहरण देखा था हमने, यथा कौन सा उदाहरण देखा था, सट तरुणः अपवाद में आ जाएगा, और मधुलिड दीनः ये अपवाद में आ जाएगा। और नाम नवती नगरीन, इनको छोड़कर अगर कोई पदांत हो और उसके बाद में टय होगा तो वहां पर ष्टुत्व नहीं होता, ऐसा हमने कल देखा। अब आज से हम देखने जा रहे हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि व्हाइट बोर्ड सभी को प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो जसत्व संधि, अब हम जब माहेश्वरी सूत्रों की बात करते हैं तो वहां पर जसत्व एक जश प्रत्यय आता है, जश। ठीक है, तो उसमें आते हैं हमारे पास ज, ब, ग, ड, द, जब गड़ दश ये होता है। तो उसमें जब हम देखते हैं तो ये वर्ण आएंगे। तो ये वर्ण अगर हम देखें तो क वर्ग का ये तृतीय है ग, उसी तरीके से च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का ब। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि जसत्व हो जाता है। जसत्व का मतलब क्या होगा, तो कहा कि ज ब ग ड द हो जाता है, तो वो कब होगा वो हम देखेंगे। तो इसमें जसत्व संधि में उन्होंने बताया कि ज ब ग ड द ये जस प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं संधि जब हम करेंगे तब। तो कहा कि यमगणनानां वर्जयित्वा पदान्ते स्थितानां वर्गीय व्यंजनानां स्वरे मृदु व्यंजने च हसि परे तद्वर्गीय तृतीय व्यंजनम आदेशः भवति। तो हसि परे, हस प्रत्याहार के पर में रहने पर वहां पर जो है वो जस हो जाता है। अवसाने तो तद्वर्गीय प्रथमम तृतीयम व व्यंजनम आदेश भवति, शकारस्यापि डकारः भवति, अवसाने तो टकारः डकारः वा। देखते हैं हम। अब कहा कि जस कब होगा, तो कहते हैं कि जस जब होगा या तो हल वर्ण हो, हल, या हल को नहीं लेंगे हम यहां पर, वर्गीय लेंगे। वर्गीय व्यंजन जानते हैं आप? वर्गीय के बाद में अगर कोई स्वर रहता है, अच जो रहता है, तो इस वर्गीय व्यंजन का मतलब क से लेकर म तक को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। 25 जो है वो वर्गीय व्यंजन है। उनके बाद में अगर कोई स्वर होता है तो वहां पर जश हम कर देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो वर्ग दिया, जैसे क आ गया सामने हमारे पास और बाद में कोई स्वर रहता है, ठीक है, क आ गया उसके बाद स्वर रहता है, तो ये स्थिति हो गई, वर्गीय के अंदर आएगा क और बाद में स्वर है, तो स्वर होने के कारण इसका वर्ग का तृतीय हो जाएगा ग। ठीक है, च आ गया तो इसका हो जाएगा ज। ठीक है, ट आ गया उसका ड, ड हो जाएगा। उसी तरीके से तय का द और पय का ब हो जाएगा। और ये कब होगा, जब कहा कि पूर्व में वर्गीय व्यंजन दिए हुए हों, उसके बाद में कोई स्वर दिया हुआ होगा,
तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि यहां पर जश हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों से और स्पष्टता आएगी। तो कहा कि वाक धन ईश, वाक धन ईश, ठीक है। वाक धन ईश, इसमें कहते हैं कि वाक क है, क वर्गीय व्यंजन है और क वर्ग का प्रथम है और आगे स्वर है, इस कारण से हम क के स्थान पर ग आदेश कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसका संधियुक्त पद लिखेंगे तो इसका संधियुक्त पद हो जाएगा वागीशः। अस्तु। तो वागीशः हमने किया, तो अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो हम बताएंगे उसको जसत्व। जसत्व में क्या क्या आता है, तो ज ब ग ड द, ये आएगा, ठीक है। तो वागीशः। उसी तरीके से जगत धन ईशः, जगत धन ईशः, ता है और बाद में स्वर है, तो त वर्गीय व्यंजनों के अंतर्गत आता है, तो त वर्ग का तृतीय हो जाएगा, तो त थ द द हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जगदीशः, ठीक है। रामचंद्र, जगदीशः। अब कई बार हम बात करते हैं प्रत्ययों की, तो प्रत्यय में आपसे पूछा जाता है कि अजंत प्रत्यय, नहीं सुबंत प्रत्यय, एक तो सुबंत प्रत्यय, सुप धन अंत, सुप धन अंतः या अंतम, सुप धन अंतम, ये हुआ। अब आपसे पूछे कोई प जो है वो वर्गीय व्यंजन है और आगे स्वर है, तो वर्गीय व्यंजन का तृतीय हो जाएगा, तो प वर्ग का तृतीय व्यंजन होता है ब, तो हमने जी यहां पर बैठा दिया ब और आगे स्वर है, तो अस्य यदा संधि युक्त पद जब होगा तो वो हो जाएगा हमारा क्या, तो कहा सुबंत, सुबंतम। आपसे अब से जब कोई पूछे कि सुबंतम, सुबंतम इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता देंगे सुबंत में प्रत्यय नहीं, सॉरी, सुबंत जो है इसमें कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे यहाँ पर जसत्व, संधि विच्छेद आप बता देंगे। जस में क्या आता है, तो जब अगड़ द, ठीक है, सुबंतम। तो कहा कि ये तो बात हुई कि पूर्व में वर्गीय व्यंजन हो और बाद में स्वर जब हो तो हम तृतीय उसका कर देते हैं, जस कर देते हैं। दूसरा आता है उसी तरीके से मधुलिट अस्ति, वहां पर भी डकार हो जाएगा, मधुलिट ट का तृतीय होता है ड, तो मधुलिट डस्ती, मधुलिट डस्ती, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन जो स्थिति आती है वो आती है कि पूर्व में हो वर्गीय, वर्गीय वर्गीय वर्गीय, ठीक है, वर्गीय व्यंजन हो, व्यंजनानि, व्यंजनानि, भैया और हाँ इसमें वर्गीय वर्ग का प्रथम ही होना चाहिए ना, वर्ग का प्रथम हलवा नहीं होना चाहिए ना। वर्ग का प्रथम भी हो सकता है, अन्य भी हो सकते हैं वैसे तो, ठीक है, ठीक। पहला भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, वर्गीय व्यंजन में तो सभी आते हैं ना। तो आगे उदाहरण देखते रहेंगे तो और स्पष्टता आपको होगी। तो वर्गीय व्यंजन हो, उसके बाद में हस, हस प्रत्याहार के जो व्यंजन है वो हो, हस प्रत्याहार। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे पास आएगा
हयवरट से लेकर जबगडदस तक आएंगे हस प्रत्याहार के अंतर्गत। हयवरट लण यमगणनम झबय घड़धस जबगडदस। तो इसमें जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको हम कहते हैं मृदु व्यंजन। क्या कहते हैं? मृदु व्यंजन कहते हैं, मृदु व्यंजन। ठीक है, व्यंजनम। मृदु का मतलब होता है मधुर, जैसे आपने कहा व या य कहा य, तो ये मतलब बोलने में मधुर लगते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कोमल होते हैं, इनको मृदु व्यंजन कहा जाता है। तो कहा वर्गीय व्यंजन हो पूर्व में, बाद में हस प्रत्याहार के जो व्यंजन है वो हो, तो भी हम क्या कर देते हैं? जसत्व कर देते हैं। तो देखो उदाहरण देखो, वाक धन व्यवहार, व्यवहार, वाक धन व्यवहार। अब वाक तो जो है वो वर्गीय है, कुचु टू तू पु एते उदिता, और इनको हम वर्गीय भी कहते हैं। तो क जो है वो वर्गीय है, और बाद में हयवरट तो वकार है, और पहले जो है वो क है। तो वकार जो है वो हस है। हस का मतलब हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और हस को थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि ये तो मृदु व्यंजन होते हैं। तो मृदु व्यंजन आ गया, और स्थिति हमें बताया था कि वर्गीय व्यंजन पूर्व में हो और बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो हम उसका जसत्व कर देते हैं। तो पूर्वस्थ जो ककार है उसके स्थान पर हम गकार, क वर्ग का तृतीय अक्षर होता है ग, तो हम ग कर देंगे। अब जब ये कर दिया हमने, तो इसका जो संधि युक्त पद होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाग व्यवहार हो जाएगा, वाग व्यवहार। अब उसी तरीके से हम जब देखें कि अच, अच क्या होते हैं? आचरे अच होते हैं स्वर, और वर्ण का मतलब होता है वर्ण, ठीक है, अक्षर। तो कहा कि अच वर्ण, तो आगे चकार है, चकार वर्गीय व्यंजन है, प्रथम है, उसके बाद में वह जो है वो हस प्रत्याहार के अंतर आता है। तो पूर्वस्थ जो चकार है उसके स्थान पर हम ज आदेश कर देंगे, और जब हम इसका संधि युक्त पद लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अजवर्ण। क्या लिखेंगे इसको? अजवर्ण, अजवर्ण। ठीक है। तो आपसे पूछे कि यहाँ पर आप संधि कौन सी कर रहे हो, आप कर तो रहे हो, तो कहा कि जसत्व संधि हम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जैसे और उदाहरण भी आते हैं, तो कहा कि मधुलिट, मधुलिट धन डयते। डयते का मतलब होता है उड़ते हैं। तो मधुलिट डयते, यहां पर ट है, वर्गीय है, और ड जो है वो हायवरट लण यम गणनम जब गड ड आ गया। तो ये हस केंद्र है, हस के होने के कारण ये मृदु व्यंजन है। तो हमने पहले पढ़ा था पूर्व में वर्गीय व्यंजन हो बाद में मृदु व्यंजन हो, तो पूर्वस्थ जो है उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? ड कर देंगे। तो मधुलिट डयते, इसका संधि युक्त पद ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। मधुलिट डयते हो जाएगा। उसी तरीके से महत धन यशः, महत धन
यशः। तो तकार है, वर्गीय व्यंजन है, उसके बाद में यस य है, तो ह य व रट हस के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा मह द है। तय के स्थान पर द कर देंगे हम, क्योंकि तय वर्ग का तृतीय अक्षर होता है द, और आगे यह है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, महाद्यशः। और इसको हम जैसे विद्या लिखते हैं वैसे भी इसको संयुक्त करके लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, महद्यशः। महद्यशः द है ये, ठीक है, और फिर यह है महद्यशः, ठीक है। तो महद्यशः। उसी तरीके से सुप, सुप क्या होते हैं, सुप क्या होते हैं रे, सुओजस, सुप प्रत्यय होते हैं ना, और विभक्ति, सुप विभक्ति, विभक्तियां होती है 7, वचन होते हैं 3, लिंग होते हैं 3, पुरुष होते हैं 3, विभक्ति सुप विभक्ति। तो प है, वर्गीय व्यंजन है, आगे वकार है, ये हस प्रत्यय आर के अंतर्गत आता है, मृदु है, इसलिए हम इसको जसत्व कर देंगे। तो कहा कि प के स्थान पर हम करेंगे शुभ विभक्ति, शुभ विभक्ति, ठीक है, शुभ विभक्ति। अब आगे आता है, उन्होंने आगे उदाहरण दे दिए कि जैसे वाक धन देवता, उदाहरण है वाक धन देवता। तो वाक वर्गीय व्यंजन है, द ज ब ग ड द, ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए हम यहाँ पर प्रवृत्त कौन सी संधि हो जाएगी, तो कहा कि जसत्व हो जाएगी। तो जसत्व होगी तो हम कर देंगे वाग्देवता, देवता। उसी तरीके से वाक धन देवी, इसका संधि युक्त पद मुझे बताएं क्या होगा, बोल के कोई न कोई छात्र। वाक देवता, वाक क्या हो जाएगा, वाक देवी। वाग देवी हम बोलते हैं ना, तो हम बोलते तो हैं, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो जसत्व हो जाएगी, जसत्व संधि, ठीक है। उसी तरीके से प्राक, प्राक लिखा, और प्राक के बाद में एव लिखा, प्राक एव, ककार है, बाद में अच है, होने के कारण यहाँ पर प्रवृत्त होगी हमारे जसत्व, तो प्रागेव हम लिख देंगे, प्रागेव, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आप दीजिए, जैसे एक मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे हमारे 12वीं करते हैं उनको हम कहते हैं प्राक शास्त्री कहते हैं, ठीक है, प्राक धन शास्त्री, ठीक है, प्राक धन शास्त्री। अब ये क है, बाद में स है, तो स जो है ना, ये हस नहीं है, मृदु नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है वो कौन सी संधि नहीं हुई है, जश नहीं हुई है। अगर यहाँ पर हस वर्ण कोई होता, मृदु व्यंजन कोई होता, तो हम कर देते इसको जसत्व कर देते। तो बस यही समझाना था यहाँ पर, तो ऐसे याद आ गया मुझे, तो मैंने सोचा ये आपके कहीं आप प्राक शास्त्री में भी जसत्व न कर दें, ठीक है। जैसे स्वर्गाद अपि, स्वर्गात अपि, स्वर्गाद अपि, सट धन आननः, षडाननः, अस्मात् वनात्, तो अस्माद वनात्, अपि धन्धि अब्धि, महद्धन इदम महदिदम, सम्यक उक्तम
ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सम्यक उक्तम, उक्तम मतलब कहा, उक्तम, सम्यक उक्तम। यहां पर क्या है, वर्गीय व्यंजन है ककार, अग्रे यहां पर जो आगे जो है वो स्वर है, अच है, इस कारण यहां पर संधि प्रवृत्त हो जाती है हमारी। ग के स्थान पर हम कर देंगे ग, और आगे है अच उ। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो हमारे इसका संधि पद हो जाएगा सम्यक उक्तम। अब आपको पता चल जाएगा जसत्व कैसे हुई। तो हाँ, तो ये जितने भी हमने किए हैं, अब जसत्व कैसे हुआ, कोई ना कोई सूत्र होगा। तो पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा है, क्या लिखा है कि झलाम, क्या सूत्र लिखा है, झलाम जशोन्ते, झलाम जशोन्ते। ये सूत्र क्या कहता है कि पदांते झल, पदांत जो झल है वो क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। तो पदांत का मतलब क्या हुआ, ये पदांत जो झल है वो जश हो जाएगा। ठीक है, तो पदांत झल, झल कहां तक लेंगे, झ बघड़ दस, झ बघड़ दस नहीं, झबय, झबय से लेंगे, कहां से लेंगे, झल झबय से लेकर, अब आपको समझ में भी आ जाएगा, झबय से लेकर, झबय से लेकर हल, हल के लकार तक, हल, अंतिम जो हल है ना, कपय सस्सर हल, हल, हाँ हाँ, सस्सर हल, सस्सर हल। तो झबय के झकार से लेकर हल हल, के लकार तक, जो हल के लकार तक, मतलब इत संज्ञक वर्ण है तो ये तो ग्रहण होगा ही नहीं, तो होगा ये। तो कहा कि ये वर्ण हो पदांत, पदांत का मतलब हुआ कि ये वर्ण हो यहां पर, और उसके बाद में या तो कोई स्वर हो या हस प्रत्याहार हो। अब थोड़ा सा इसको मुझे और थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि यहां तो हो झल, और उसके बाद में क्या क्या हो सकता है, तब हम जस करेंगे। तो कहा कि ये तो या तो हो स्वर, ठीक है, स्वराह, कोपी स्वराह भवेत, व हस, हस प्रत्याहार तो हयवरट से लेकर जबगड़ दस तक, तो ये हो। तो ये अगर स्थिति होती है झल वर्ण के बाद में, तो हम उसका जश कर देते हैं। ये जश करेंगे किसका, तो कहा कि पूर्वस्थ जो जका मतलब झल है ना, उसका जश करेंगे हम, न कि इनका। आ गया समझ में जसत्व संधि अब। मनीराम, ठीक है, तो जशत्व संधि हमने पढ़ा, कुछ भेद प्रभेद इसके देखे, आगे चले अब। हाँ, आगे हमारी आती है, आगे की जो संधि आती है वो आती है, एक मिनट इसको मैं सेव ही कर देता हूँ। ठीक है, अब हम जो आगे की संधि पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चरत्व संधि।
क्या संधि है? चरत्व संधि। तो चरत्व संधि। अब चरत्व संधि क्या कहती है कि यमगणनानाम इत्युक्ते वर्ग का जो पंचम अक्षर है उनको छोड़कर कोई भी वर्गीय व्यंजन हो या वर्गीय व्यंजनानाम कर्कश व्यंजने परे, कर्कश व्यंजन हो, मृदु व्यंजन हो, तो मृदु व्यंजन हमने जाने हस प्रत्याहार। अब कर्कश व्यंजन जो है वो खर कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? खर। ठीक है, तो खर परे तदवर्गीय प्रथम व्यंजनम आदेशः भवति। उसके बाद में जो है वो उसके बाद में उस वर्ग का या तो प्रथम अक्षर हो, प्रथम अक्षर आदेश हो जाता है। प्रथम अक्षर का मतलब होता है कि प्रथम अक्षर, जैसे वर्ग कोई है ग आया, तो ग के स्थान पर हम आदेश करेंगे क्या? ग अगर आया, ग का प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा क, और हमने कहा ज, तो ज का प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा वर्ग का? तो कहा जी च हो जाएगा। तो इसी तरीके से ब का प, द का त, ड का ट, मतलब कहने की बात यह है कि जो हमने जसत्व पढ़ा था वहां पर हम प्रथम का क्या कर रहे थे? तृतीय कर रहे थे। यहां पर तृतीय का हम क्या करेंगे? प्रथम करेंगे। तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से और समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछे कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्योंकि हम प्रत्याहारों का हमारे यहाँ पर बहुत महत्व रहता है, तो कहा कि खर प्रत्याहार है उसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हमारे खप छठ था लेकर ख प छ ठ थ च ट त व क प य स सर, ये व्यंजन आते हैं खर में। तो कहा कि वर्गीय व्यंजन हो पहले, ठीक है, मतलब सस्सर तक आएगा, खप छठ त से लेकर सस्सर तक जो है स श श ये आएंगे, और खपचट मतलब खर प्रत्याहार के अंतर्गत सीधी सीधी बात ये है कि हम जब पढ़ते हैं क्या? बाह्य प्रयत्न पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी खर प्रत्याहार आता है। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत सीधा देखा जाए तो वर्ग का पहला और दूसरा और श, श और श, ये वर्ण आते हैं। ठीक है, खर के अंदर। अब हम थे कहां पर? वापिस वहां पर आते हैं। तो कहा कि पूर्व में हो वर्गीय व्यंजन। क्या हो? वर्गीय व्यंजन। व्यंजनानि भवतु। ठीक है, और उसके बाद में आ जाए आपके पास खर को ही हम कर्कश कहते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कर्कश नहीं कहते हैं। एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा पहला और दूसरा वर्ण को। हाँ, तो कर्कश व्यंजन हो तो उसके स्थान, हाँ खरी कर्कश ही कहेंगे उनको। ठीक है, कर खर हो या मतलब कर्कश व्यंजन हो, मतलब बोलने में थोड़ी सी मधुरता नहीं आती है। जैसे हमने कहा क, ख, और जैसे ही ग कहते हैं तो थोड़ा पुला लगता है, मृदु लगता है। तो कहा कर्कश, शकार लिखना भूल गया, कर्कश। तो कहा कि खर हो पर में वर्गीय व्यंजन के बाद में, तो हम करेंगे क्या? तो कहा कि चरत्व कर देंगे। तो चरत्व का मतलब पहला वर्ण कर देंगे, क च ट त प। ठीक है, उसी वर्ग का प्रथम अक्षर कर देंगे। तो उदाहरण देखो, उदाहरण से और स्पष्टता आएगी। जैसे दिक
दिग्धनपाल। ठीक है, दिग्धनपाल। का वर्ग का तृतीय अक्षर क्या होता है? ग होता है। तो ये व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है और गकार है। उसके बाद में प जो है वो कर्कश व्यंजन है, इसको हम कर्कश व्यंजन कह सकते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ये स्थिति हो गई कि वर्गीय व्यंजन के बाद में अगर खर है, खर प्रत्याहार है, तो हम पूर्वस्थ जो तृतीय व्यंजन या व्यंजन जो है उसके स्थान पर क्या कर देंगे? हम कर देंगे वर्ग का पहला अक्षर जो है वो आदेश हो जाएगा। तो हम इसका संधि युक्त पद लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे, दिक्पाला। क्या लिखेंगे? दिक्पाला। ठीक है, तो हमने यहां पर किया क्या है? तो ग के स्थान पर क आदेश किया है। ठीक है, उसी तरीके से विराड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हैं, विराड धन पुरुषः। विराड धन पुरुषः, इसका संधि विच्छेद ये होगा। ठीक है, अब यहां पर वर्गीय व्यंजन है ड और तृतीय अक्षर है और बाद में प है, वो भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, खप छटता से लेकर सस्सर तक जो है वो उसके अंतर्गत आता है। तो कंडीशन हमारे पास ये होगी कि उसका हम चर्त्व कर देंगे। तो ड जो है ना ये वाला, इसके स्थान पर हम ट आदेश करेंगे। तो इसका संधि युक्त पद होगा विराट पुरुष। विराट पुरुष। समझ में आपको आ गया होगा। उसी तरीके से विपद, विपद धन काल, विपद धन काल। दकार है, दकार किस वर्ग का तृतीय अक्षर है? कोई बताएगा? तकार का तृतीय। तकार का तृतीय है। तो आगे खर प्रत्याहार का वर्ण है क, मतलब क है, कर्कश व्यंजन है। तो इस कारण से हम पूर्वस्थ जो दकार है उसके स्थान पर दय का आदेश कर देंगे। तो इसका संधि युक्त पद हो जाएगा हमारे पास विपत काल। वो एक सुक्ति भी है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तो विपत काले विपरीत बुद्धि, तो हो जाएगा विपत काले विपरीत बुद्धि। वो भी हम कर सकते हैं कि जब काल विपरीत चल रहा हो, समय विपरीत चल रहा हो, तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो विपत काल में आपसे अगर कभी भी कोई संधि पूछे तो इसमें संधि हमारी होगी क्या? चर्त्व संधि होगी। और अगर आपसे इसका संधि विच्छेद पूछे तो विपद धन काला। ठीक है, उसी तरीके से आप जब भी छंद पढ़ते हैं तो कहते हैं अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है। अब वो भी देख लीजिए आप, उसका संधि युक्त पद होगा अनुष्टुभ, अनुष्टुभ, अनुष्टुभ। अच्छा एक मिनट, अनुष्टुभ, अनुष्टुभ, अनुष्टुभ और छंदः। अनुष्टुभ छंदः। तो अनुष्टुभ छंद जो है ये हुआ हमारे पास संधि विच्छेद इसका, कि कहा कि अनुष्टुभ छंदः। तो भ जो है वो प फ भ, तो ये वर्गीय व्यंजन है, चौथा व्यंजन है ना, प फ भ, लेकिन ये क्या है? वर्गीय व्यंजन है। और आगे क्या है? खर प्रत्याहार का व्यंजन है, मतलब वर्ग का द्वितीय अक्षर है, च छ द्वितीय है और ये वर्गीय है। तो अब यहां पर इस वर्ग का प्रथम अक्षर क्या होता है? भय का प्रथम अक्षर क्या होगा? भय जो जिस वर्ग का है उसका प वर्ग का है, प वर्ग का है चौथा अक्षर,
और महाप्राण भी हम इसको कह सकते हैं। और तो कहा कि भ का पहला अक्षर वर्ग का होता है, प वर्ग का है ये। और आगे हमारे पास आ गया क्या, कर्कश व्यंजन आ गया, वर्ग का द्वितीय अक्षर आ गया या खर आ गया। तो इस कारण हम, ये आ गई स्थिति हमारे पास सामने, ये आ गई। तो अब हम परिवर्तन कहाँ करेंगे, तो कहा कि जो पूर्व में जो दे रखा है उसमें भ के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, प आदेश कर देंगे। तो अब हम जब इसका संधि युक्त पद लिखेंगे तो होगा हमारा, क्या हो जाएगा, अनुष्टुप प को हलंत कीजिए, अनुष्टुप अनुष्टुप छंद, ठीक है, अनुष्टुप छंद। तब हम इसको जो है वो संयुक्त में बोलते हैं, तभी हम इस तरीके से बोल पाते हैं कि अनुष्टुप छंद, ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछे कोई, इसमें संधि कौन सी प्रवृत्त हुई है, हमारी चरत्व संधि प्रवृत्त हुई है, ठीक है। आगे चले। हाँ। और भी उदाहरण बताए हैं इसमें, कहा कि अस्मद धन पिता, क्या, अस्मद, अस्मद धन पिता, पिता पकार है, खर व्यंजन है, कर्कश व्यंजन है और पूर्व में वर्गीय व्यंजन है, वर्ग व्यंजन है। तो इस कारण यहाँ पर हम तय के द के स्थान पर तय आदेश कर देंगे, तो इसका संधियुक्त पद हो जाएगा अस्मत् अस्मत् पिता। पिता, अस्मत् पिता, ठीक है। अस्मत् पिता, विपत् प्रतिकारः, संपद कुमारः, क्या है, संपद धन कुमार, संपद धन कुमारः। अब इसका संधि युक्त पद हम जब करेंगे, क्योंकि हमारे को पता चल गया ये खर है, ये वर्गीय व्यंजन है, तो इसके स्थान पर हम तय कर देंगे और इसका संधि युक्त पद संपत कुमार। आपको समझ में आ गया तो आगे चलें, इनके उदाहरण आप देख लेंगे, जो अन्य उदाहरण दे रखे हैं वो देख लेंगे सभी। आगे चलो। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, वैसे एक सूत्र और आता है कि ये तो हमने कर दिया कि एक मिनट पढ़ता हूं थोड़ा सा। तो चरत्व जो संधि है उसमें हमें ध्यान रखना है कि वर्गीय व्यंजन हो, उसके बाद में खर हो, तो हम चरत्व इसका कर देते हैं। अब अवसान में भी क्या है कि वावसाने एक सूत्र आता है, तो अवसाने झलाम, झलाम चरवास्यु की अवसान कहते हैं, जैसे राम है ना, राम, राम, हाँ ये है। और इसके बाद में कोई भी स्वर या कोई भी आगे कुछ नहीं है, सीधा राम है, मतलब आगे कुछ नहीं हो तो विरामो अवसानम, विराम ही क्या कहलाता है, अवसान कहलाता है। तो वहां पर भी अंतिम में कोई झल हो, झल का मतलब आप जान गए हैं कि झब यहां से लेकर हल्के लकार पर्यंत उस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, तो उसका भी चर हो जाता है, ठीक है। चर का मतलब, अगर मान लो कि इसका उदाहरण देखना पड़ेगा मुझे, तो आपको यहां पर समझना क्या है कि एक मिनट, जैसे कोई होता है ना कि क्या हो, विपद हो, मान लो क्या हो, विपद, विपद,
ऐसा हो कोई विपद और उसके बाद में कुछ नहीं हो, अवसान हो, तो इस दकार का हम क्या कर देते हैं, विपत कर देते हैं, विपत। क्यों? क्योंकि अवसान में चर हम कर देंगे। ठीक है, ये समझाना चाह रहा है। और चरत्व संधि के उदाहरण आपने देखे, जिसमें जसत्व और चरत्व ये अपोजिट ही है, थोड़ा सा हमें समझने की इसमें ध्यान रखना होता है। अब आगे देखते हैं कि अनुनासिक संधि देख लें। अब आगे जी। चलो आगे। हाँ सर। चलो चलो। हाँ, अब कहा कि अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि, अनुनासिक, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, तो जब हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि वर्ण जो है वो दो प्रकार के हमने देखे थे, कि अनुनासिक और अननुनासिक देखे थे। तो अनुनासिक का मतलब होता है, अनु का मतलब अनु उपसर्ग है, प्र प्र अप सम अनु अवन, अनु उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है जैसे अनुगच्छति, रामः व लक्ष्मणः राम नहीं सीता रामम अनुगच्छति। अनु का मतलब हुआ पीछे पीछे, उसका अनुगमन हम करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। तो अनुनासिक, तो नासिका का मतलब नासिका, अनुनासिक। तो अनु का मतलब हुआ पीछे पीछे, नासिका तो उच्चारण स्थान हमने देखे थे, यमगणना नाम नासिका। तो उसी तरीके से अनुनासिक का मतलब हुआ कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या हो, नासिका हो, उस तरीके का अनुनासिक संधि इसको हम कहेंगे। तो अनुनासिक वर्ण वैसे यमगणना नाम नासिका, तो नासिक वर्ण उनको कहा जाता है क्योंकि उनका उच्चारण मुख के साथ में थोड़ा सा नाक में भी बोला जाता है। तो ठीक है, तो अनुनासिक संधि को देखेंगे कि कब होता है वो देखेंगे। ठीक है, और ये जो है वो विकल्प से होती है। विकल्प का मतलब कभी प्रवृत्त होती भी है, दोनों स्थितियां वहां पर होगी। ठीक है, अच्छा, कुछ जगह विकल्प से होती है, कुछ जगह विकल्प से होती है, तो उसको देखेंगे हम। पहले देखते हैं कि अनुनासिक वर्ण होते कौन से। तो अनुनासिक वर्ण होते हैं कौन से, तो देखिए, अनुनासिक होते हैं, एक तो क वर्ग का पंचम अक्षर, इसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कोई उच्चारण करके बताए। यहाँ है। इसको बोलते हैं हम न, न्य, न, न, म। हाँ, ठीक है, अड़ा नहीं बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं अड़ा, यहाँ संस्कृत में हम इसको बोल देंगे न। ठीक है, न। तो न, य, ण, न, म वर्ग का पंचम अक्षर है, आप ये समझे। तो उनको हम कहा कि अनुनासिक व्यंजनेषु परेषु पदांतेषु स्थितानां वर्गीय व्यंजनानां तदवर्गीय पंचम वर्णः विकल्पत्वेन आदेशः भवति। मतलब वर्गीय पंचम वर्ण को हम अनुनासिक वर्ण भी कह सकते हैं, पंचम वर्ण भी कह सकते हैं। और अनुनासिकादौ प्रत्यये परे तु नित्यमेव अनुनासिकम भवति, वो हम देखेंगे। तो कहा कि विकल्प से कहां पर होती है अनुनासिक संधि, तो उसके उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे वाग धन मूलम,
वागधन मूलम। अब यहां पर क्या हुआ वागधन मूलम में कि ये गकार है कि नहीं है, जी और ये वर्गीय व्यंजन है। जी इसके पर में वर्गीय व्यंजनात् पर में म जो है वो क्या है, मैं का उच्चारण स्थान वैसे तो दो होते हैं इसके उच्चारण स्थान, ओष्ठ भी होगा, उपपद मान्या नाम ओष्ठौ, और यमगणना नाम नासिका, दोनों उच्चारण स्थान होंगे क्योंकि ये नासिक वर्ण भी है और वर्ग का व्यंजन भी है। तो मकार जो है वो पंचम अक्षर है, हमें यहाँ पर पंचम मतलब अनुनासिक है, और आगे जो है वो वर्गीय व्यंजन है। तो यहां पर मान लो मैं आ गया तो हम इसका मैं नहीं करेंगे, इसी वर्ग जिस वर्ग का होगा, यहां पर ग दे रखा है तो ग का पंचम अक्षर क्या होता है, क ख ग घ ङ, ङ, ङ। ठीक है, तो इसके गकार के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, ङ आदेश कर देंगे। तो अस्य इसका संधियुक्त पद होगा हमारा वांग वाग्मूलम मूलम। मूलम। ठीक है, वांग मूलम। और ये जो है वो विकल्प से होता है, क्योंकि विकल्प में दोनों ऑप्शन हमारे रहते हैं। तो जब हम इसको विकल्प से करेंगे, एक मिनट, इसमें क्या है कि जगह थोड़ी कम रहती है। अब देखो, संधि युक्त पद इनके दोनों हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा जब हम अनुनासिक संधि करेंगे तब हो जाएगा वांग मूलम। ठीक है, और जब हम नहीं करेंगे उसमें तो हो जाएगा वाक मूलम। आप जब नहीं करेंगे तब आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप अनुनासिक संधि करेंगे तब आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी कि ये वर्गीय व्यंजन है, ये अनुनासिक है, इस कारण से हमने उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण कर दिया। ठीक है, तो वांग मूलम हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुनासिक हो जाएगी। उसी तरीके से षड धन मयूखा, उदाहरण है क्या है, षड धन खड़ मयूखा, मयूखा। मयूख किसे कहते हैं, पता है आपको, मयूख मोर को कहते हैं, मयूरः। मोर को। ठीक है, तो षड डकार है, वर्गीय व्यंजन है, आगे अनुनासिक वर्ण है, तो इसके स्थान पर ड का पंचम अक्षर हमारा हो जाएगा, मतलब ड वर्ग का पंचम ट वर्ग का ड है, और उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा ण। तो इसका हो जाएगा आपसे क्या, षण्मयूखा। तो हम ये कर देंगे षण्मयूखा कर देंगे। और जब हम इसको संधि जब विकल्प से करेंगे तो इसके स्थान पर वो ही हो जाएगा षड्मयूखा। ठीक है, मयूखा इसके विसर्ग है आगे, ये आप समझ लीजिए। उसी तरीके से तद तद नयति, तद नयति, नयति इत्युक्ते नी धातु है ले जाने अर्थ में, लट लकार का एक वचन है, और तद कोई वस्तु वह। ठीक है, तद नयति वह ले, मतलब वो ले जाता है। तो इसमें हम प्रवृत्त हो जाएगी क्या कि ये अनुनासिक वर्ण है, ये वर्गीय व्यंजन है, इसके स्थान पर उसका पंचम अक्षर हो जाएगा न, तो इसका संधि युक्त पद क्या हो जाएगा, तन्नयति। ठीक है, और जब हम विकल्प से करेंगे तो इसका तन्नयति। दोनों समझ में आ गए हैं आपको। तो यहां पर 3 उदाहरण हमने देखे, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो विकल्प से होता है, आपने देखा। और अब देखते हैं हम नित्य। नित्य का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, तो नित्य संधि जो है वो अनुनासिक कहाँ होगी,
तो कहा कि वर्गीय व्यंजन हो, पूर्व में वर्गीय व्यंजन हो और उसके बाद में प्रत्यानुनासिक हो, प्रत्यय युक्त जो है वो अनुनासिक व्यंजन हो। ठीक है, तो कैसे कि कहा कि चिद, चिद मयम, चिद मयम। तो जो ये मयम जो शब्द है वो प्रत्यय युक्त है, और जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो और वहां पर स्पष्टता होगी, लेकिन यहां पर ये प्रत्यय युक्त पद है। तो चिद धनमयम तो प्रत्यय युक्त है और ये अनुनासिक है मकार, ठीक है, पंचम अक्षर है, उससे पूर्व में वर्गीय व्यंजन है, तो हम उस वर्गीय व्यंजन का क्या कर देंगे, उसी वर्ग का पंचम अक्षर कर देंगे। तो तय के पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, नकार और म। ठीक है, तो ये जब करेंगे हम तो इसका संधियुक्त पद हो जाएगा क्या, चिन्मयम, चिन्मयम। ठीक है, चिन्मयम हो जाएगा। उसी तरीके से ये पूछा जाता है, चिन्मयम में संधि पूछी जाती है आपसे, संधि नहीं पूछी जाती तो इसका जो है वो विच्छेद विच्छेद पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए इसको। और उसी तरीके से तदमात्रम, तो तन्मात्रम, कितनी तन्मात्राएं होती है, माइक को चिन्मय में मयट प्रत्यय क्या? हाँ मयक, चिन्मयम मयक। तो इसमें तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं होती हैं, दर्शन में आपने पढ़ा है ना, 5 तन्मात्रा। तो तन्मात्रम में कौन सा है, तन्मात्रम में भी यहां पर अनुनासिक संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद होगा तदमात्रम तन्मात्रम। उसी तरीके से अपमयम अममयम, ये उदाहरण भी देख लीजिए। अप कहते हैं जल को, क्या कहते हैं, जल को, अप मात्रम, अपमात्रम। तो प है और आगे अनुनासिक वर्ण है, तो प वर्ग का पंचम अक्षर होता है म, तो इसका संधि युक्त पद हो जाएगा अमात्रम। ठीक है, तो और भी बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, वो हम देखेंगे कल। जैसे आप उदाहरणों को देखें, अनुनासिक संधि कहाँ प्रवृत्त हुई है। तो अब आपने बताया कि हमें अनुनासिक संधि बता दी आपने, लेकिन ये क्या है कि यरोनुनासिको, यरोनुनासिके अनुनासिको वा, यर पदांत अनुनासिक हो, यर पदस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्, कि यर के बाद में कोई अनुनासिक हो तो वहां पर उसी पद का मतलब उसी वर्ग का पंचम अक्षर होता था, अनुनासिक हो जाता है, ये सूत्र कहता है। ठीक है, और ये अनुनासिक संधि जो है वो प्रत्यय, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये वार्तिक है, और यरोनुनासिको नुनासिको वा, ये जो है वो सूत्र है। और वार्तिक किन्होंने लिखे हैं, तो कात्यायन ने लिखे हैं। ठीक है, तो प्रत्यय विभाषायाम नित्यम, प्रत्यय और विभाषा नहीं, प्रत्यय भाषायाम, विभाषा नहीं, प्रत्यय भाषायाम, तो प्रत्ययुक्त जो भाषा होती है उसमें वह नित्य होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा, क्या समझा अभी तक, अभी तक आज हमने 3 संधियां देखी है। कौन कौन सी संधि देखी है हमने, जसत्व संधि देखी है, और कौन सी संधि देखी है, चरत्व संधि, हाँ चरत्व संधि देखी है, और हमने अनुनासिक संधि देखी है।